everyone. I'm your host Najma Sahar from Universal Rehabilitation Clinic URC. Today we have an expert, Dr. Zubala. Okay, Dr. Zubala, first of all, introduce yourself. अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर जुबाला है एंड आई एम बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची. Besides teaching, I'm basically a nutritionist as well, and working with different hospitals and different organizations to for the awareness of local community. ओके डॉक्टर वाला, आज का जो टॉपिक है बेसिकली ओबेसिटी के बारे में है कि एडल्ट्स में ओबेसिटी होती है तो वो किस तरह हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ओबेसिटी है क्या, डायग्नोज कैसे हो सकती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और हमें डाइट शेड्यूल क्या करना चाहिए. सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय ओबेसिटी, और हम इसको किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं. देखिए, ओबेसिटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब आपके जिस्म के अंदर जो है वो चिकनाई की क्वांटिटी जो है वो बढ़ने लगे. हाउएवर के फैट्स जो है वो बहुत जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की सेफ्टी के लिए, लेकिन इसके साथ साथ जब उस फैट की लेयर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उसकी थिकनेस बढ़ जाए, तो उसके बाद वो उन ऑर्गन्स को ही नुकसान पहुंचा रही होती है. क्योंकि चिकनाई का एक मेन मकसद जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है. तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन ही जब रहता है जब फैट की लेयर जो है वो हमारे स्किन के नीचे होती है. लेकिन जब उसकी थिकनेस बढ़ेगी तो फिर अल्टीमेटली जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह होती चली जाएगी. जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे लिवर में फैटनिंग हो गई, तो उसका मतलब यही है कि जैसे जैसे वो बढ़ेगी थिकनेस, वैसे वैसे वो आपका लिवर जो है उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा और वो अपनी वर्किंग जो है वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर पाएगा. समटाइम्स ये होता है कि ओबेसिटी जो है वो आपको बज़ाहिर तौर पे नजर आ जाती है, और वो कैसे नजर आ जाती है बज़ाहिर तौर पे, इस तरीके से कि आपके अंदर मोटापा होना शुरू हो जाता है. और कभी कभी एक कमजोर और दुबले पतले आदमी को भी जो है वो चिकनाहट जो है वो जमना शुरू हो जाती है, लेकिन वो ऑर्गन्स के अतराफ में जमती है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि मोटापा बज़ाहिर नजर नहीं आता, तो वो ज्यादा डेंजरस हो जाता है. कभी कभी हम कहते हैं ना कि ये तो अच्छा भला आदमी था और दुबला पतला सा था, लेकिन इसको भी हार्ट अटैक हो गया. तो इसका मतलब ये है कि उसकी डाइटरी हैबिट्स कुछ ऐसी रही पिछले 10-15 सालों में कि फैट जो है उसका जमने का अमल चलता रहा, और उसकी वजह से क्या हुआ कि ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो कम से कम होती चली गई. तो वो बाहिर तौर पे तो नजर नहीं आया, लेकिन अंदरूनी तौर पे मामला जो है वो खराब हो गए थे, और वो अंदरूनी तौर पे मामला जो है वो खराब हुआ आपकी डाइटरी हैबिट से, कि आपने क्या खाया इतने सालों में. तो ये चीज बहुत जरूरी होती है कि हम इस चीज को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लें कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ क्रिएट हो रही है. अच्छा, जहां हम जाहिरी जो है वजन बढ़ने की बात करते हैं, तो उसको ट्रीट करना नामुमकिन नहीं है. उसको ट्रीट करना बहुत आराम से वो ट्रीट हो सकती है अगर हम अपना माइंडसेट जो है ना वो इस तरफ लेके चले जाएं कि हमें जो है वो मोटापे को कम इसलिए करना है क्योंकि हमें अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी है. क्योंकि ऑब्वियसली जब मोटापा बढ़ता है तो आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर होने लगती है, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आने लगती हैं. तो हमारे यहाँ इस वक्त एडल्ट में जो ओबेसिटी रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है. 35% इस वक्त हमारे यहाँ रेट हो चुका है, और ये रेट जो है वो मुख्तलिफ जो है मुस्तकिल जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है. तो इसको कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है कि हम अपनी डाइटरी हैबिट्स को जो है वो बेहतर करें. अब जो आपने मुझसे ये पहला सवाल किया उसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया. अब इसके अब अलावा आप इसे मुझसे डायग्नोज कैसे करेंगे जी. देखिए, डायग्नोसिस के का एक तो बहुत ही आसान तरीका है कि आपको देखने से ही पता चल जाता है कि आपका वजन जो है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है. हाँ, अब ये देखना है कि रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो उसके लिए हमारे पास जो है वो बॉडी मास इंडेक्स होता है, जिससे हम ये देखते हैं, ये हमारा वजन और हमारी हाइट का रेशियो है जो हमें ये बताता है कि क्या हम हेल्दी बीएमआई रेंज में आ रहे हैं या अनहेल्दी बीएमआई रेंज में आ रहे हैं. अगर हम हेल्दी बीएमआई रेंज में आ रहे हैं, यानी कि आपका वेट और आपकी हाइट का जो रेशो निकल रहा है वो हेल्दी बीएमआई रेट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो हेल्दी हैं
और लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप मोटापे का शिकार नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बीएमआई जो है वो एक कम्युनिटी के लिए मालूम किया जाता है कि इस कम्युनिटी के अंदर कितने लोग जो हैं उनका बीएमआई इस रेशो में आ रहा है। क्योंकि जब हम किसी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल में बीएमआई की रेंज बहुत बड़ी है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि एक 5 फीट और 3 इंच किसी की हाइट है, तो उसका बीएमआई जो है वो 65 kg पे भी बीएमआई हेल्दी आएगा। लेकिन अपेरेंटली जब हम उसको देखेंगे तो 65 kg पे वो हमें मोटा लगेगा उस हाइट के हिसाब से। तो हेल्दी लगेगा, मतलब ये कि मोटापे की तरफ है, जिसमें उसको कम करने की गुंजाइश बहुत है। लेकिन बीएमआई जो है ना उसका वो रेंज में आ रहा होगा तो हम उससे खुश हो जाते हैं कि बीएमआई हमारा रेंज में आ रहा है तो हमें जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। मोटापा एक्यूरेटली देखने का तरीका ये है कि अगर आपकी हाइट जो है वो 5'3" है, 5'4" है, 5'6" है, तो हमेशा जो आपकी हाइट होती है आप उसके हिसाब से अपना वेट इस तरह करते हैं कि जैसे अगर 5'6" है तो आपका आइडियल, जो बिल्कुल आइडियल वेट होता है वो आपका 56 kg होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी हाइट 53 है तो आपका आइडियल वेट जो है वो 53 होगा। लेकिन बीएमआई जो है वो 60 तक चला जाएगा रेंज में। लेकिन आइडियल वेट देखने का हमेशा तरीका ये होता है कि आप जो है वो अपने हाइट के हिसाब से निकालते हैं। सिक्स आपकी 6 हाइट है तो आपका 60 वेट जो है वो आइडियल है। लेकिन एज के हिसाब से चीजें वेरी करती हैं कि अगर आपकी एज ज्यादा है तो फिर आपका आइडियल वेट नहीं हो सकता। आइडियल वेट जब ही होता है जब आपकी एज जो है वो तकरीबन 25 से 30 ईयर्स तक, 20 to 30 ईयर्स तक आपका आइडियल वेट मेंटेन रहता है। उसके बाद आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, ये आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस हो रही होती हैं तो उसके बाद वेट बढ़ता है। तो ये थोड़ा वेरी करता है, लेकिन आइडियल मैंने आपको बता दिया कि ये तरीका है मालूम करने का। ओके। डॉक्टर जुबाला, अब हम आते हैं कॉजेस के ऊपर कि ओबेसिटी के बेसिकली कॉजेस क्या होते हैं। और क्योंकि आप फूड से रिलेटेड हैं तो आप मुझे फूड के कॉजेस बताएं कि कौन सी फूड है जो ओबेसिटी को ज्यादा बढ़ाती है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं ओबेसिटी पर। देखिए, हर फूड जो है वो आपका फैट कंटेंट इंक्रीज करती है अनटिल एंड अनलेस कि आप उसको एक खास रेशो में इंटेक कर रहे हो। हमारे फूड के अंदर 3 ग़िज़ाई एलिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि जिसके अंदर एक आपके पास आता है कार्बोहाइड्रेट, एक आता है प्रोटीन और एक होता है फैट। ये तीनों चीजें जो हैं वो हमारे बॉडी के मैकेनिज्म के लिए बहुत जरूरी होती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन तीनों का रेशियो जो है वो आपकी बॉडी में किस हिसाब से जा रहा है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट जो आपको रिकमेंड किया जाता है, जो फूड पिरामिड में हम रिकमेंड करते हैं, फूड पिरामिड में डिफाइन किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट आपको इतना पूरे दिन में लेना है, तो अगर आपने उससे ज्यादा उसको उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया तो अल्टीमेटली वही कार्ब्स जो है वो फैट में कन्वर्ट होके आपकी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। हमारा जितना भी ब्रेन के जितने भी मामलात हैं हमारे, वो सारे हमारे फैट से रिलेट करते हैं। तो अगर आपके बॉडी के अंदर जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो नहीं मिल रही फैट की, और आप जो है तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और अगर आप उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वो चीज भी जाके जो है वो आपकी बॉडी में जमा होती है। यानी एक्सेसिव जो कुछ भी आप ले रहे हैं वो तमाम चीजें जाके आपकी बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो जाती है। चाहे वो कोई भी चीज है, चाहे वो आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, चाहे वो प्रोटीन ले रहे हैं, चाहे वो आप फैट्स ले रहे हैं, तो कोई भी चीज एक्सेसिव जो है वो बॉडी के अंदर फैट की शक्ल में जमा होती है और फिर वो ओबेसिटी का बायस बनती है। इसीलिए ये कहना कि आप ये चीज कंज्यूम करें या वो चीज कंज्यूम करें, ये मुश्किल होता है। आपको इस चीज का एक की समझ होनी चाहिए कि फूड पिरामिड हमें क्या कहता है और हमें कितनी सर्विंग्स, किस चीज की कितनी सर्विंग्स जो है वो हमें लेनी चाहिए, किस फूड की कितनी सर्विंग्स लेनी चाहिए। तो तब जो है वो हमारे मामला सही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा फूड पिरामिड हमें कहता है जनाब कि आपको 5 to 6 सर्विंग्स जो है वो सीरियल्स की लेनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि 5 to 6 सर्विंग का मतलब ये होता है कि एक सर्विंग जो है वो एक स्लाइस ब्रेड के बराबर होती है। ठीक है, तो लेकिन ये क्या है कि ये 2000 कैलोरीज अगर आपको पूरे दिन में चाहिए तब तो आप 5 to 6 सर्विंग्स की तरफ आएंगे। लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी इतनी कम है तो आपको कभी भी कोई रिकमेंड नहीं करेगा कि आप 2000 कैलोरीज पूरे दिन के अंदर लें।
ये भी एक जनरलाइज्ड बात की जाती है। अगर आपकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो आपको 2500 कैलोरीज की तरफ भी जाना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी लेवल बहुत लो है तो आपको 1200 कैलोरीज की तरफ भी रहना पड़ता है। तो जितना आप खा रहे हैं ना, जितना इनपुट आपका है, उतना ही अगर आपका आउटपुट है तो आपका वेट मेंटेन रहता है। लेकिन जितना आप खा रहे हैं और उससे ज्यादा आपका आउटपुट है, यानी आप उसको बर्न कर रहे हैं, तो फिर आपका वेट जो है वो रिडक्शन की तरफ चला जाता है, यानी आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। और जितना आप खा रहे हैं और आउटपुट आपका जो है वो बहुत ही कम है, तो फिर आपका वेट, आपका जो भी कुछ आप खा रहे हैं वो फैट की शक्ल में आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा, जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर शिवाला, मैं बात करूंगी जंक फूड्स के हवाले से, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा जो है वो जंक फूड्स, नगेट्स, बच्चों में नगेट्स जो हैं या इस तरह की चीजें, पिज्जा वगैरह बहुत ज्यादा इन हो गया है। तो इस हवाले से क्या कहेंगी कि ओबेसिटी में ये भी बहुत ज्यादा फैक्टर इंक्लूड होता है या अफेक्ट करता है आपकी ओबेसिटी को? या जैसे चीज बिल्कुल ये, वगैरह है, चीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, तो ये सब चीजें किस तरह हाई रिस्क करती हैं? देखें, फास्ट फूड जो है वो उस वक्त तक उसके अंदर टेस्ट डेवलप नहीं होता जब तक कि उसके अंदर फैट की क्वांटिटी ज्यादा ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट मैं आपको ये बात बताऊं कि फैट जो है उसके बड़े फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं उसकी। वो जिस चीज में ऐड होता है उस चीज में टेस्ट लेके आता है। ठीक है, ये फैट की फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं, और इसीलिए उसको जो है वो ऐड किया जाता है डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में। आप एक रोटी को तेल के अंदर जब तलते हैं तो उस रोटी की का टेस्ट और शक्ल दोनों ही बदल जाती हैं। ठीक है, आप जो है वो बेक चिकन लेते हैं या फ्राइड चिकन लेते हैं तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है टेस्ट के अंदर। तो एक टेस्ट जो है ना, वो उस सिर्फ उस टेस्ट के लिए हम अपने कैलोरीज इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं उसके अंदर कि वो अल्टीमेटली हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। तो जितना फास्ट फूड है उसको नुकसानदेह सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज जो है ना वो बैलेंस नहीं होती, उसके अंदर चिकनाई का लेवल बहुत हाई होता है। और फिर जब से ये इस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं कि आपने डबल डेकर बर्गर बना दिया, आपने कहा तो इसको वन सर्विंग, ठीक है कि ये एक बंदे के लिए, लेकिन आपने उसको डबल डेकर कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसके अंदर कैलोरीज बहुत रिच कर दी। मिसाल के हम्म। तौर पे फ्रेंच फ्राइज हैं, फ्रेंच फ्राइज कभी भी आलू नुकसानदेह नहीं रहा, कभी भी आलू नुकसानदेह नहीं होता, और ना हम आलूओं को नुकसानदेह कह सकते हैं। लेकिन यह है कि आलू हमारे लिए जब नुकसानदेह हो जाता है जब आप उसको तलते हैं किसी भी चीज के अंदर। जब आप उसको तलेंगे किसी भी चीज के अंदर तो वो नुकसानदेह हो जाता है, बिल्कुल। तो और उसके अब अंदर तो आजकल कैलोरीज चीज बढ़ जाती बढ़ती है। जा रही है उसके ऊपर। जी कह रही हूँ मैं, आजकल उसके ऊपर चीज की सर्विंग भी हो रही है फ्रेंच फ्राइज के साथ। बिल्कुल, और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो चीज की सर्विंग कर दी जाती है। तो जब चीज की सर्विंग उसके ऊपर कर दी जाएगी तो उसके बाद ये है कि आपका टेस्ट तो बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि ऑलरेडी जो है वो उसको फ्राई करने से जो है उसकी कैलोरीज 500 टाइम्स बढ़ गई। अब आपने जब उसके ऊपर चीज डाल दिया तो उसकी कैलोरीज और मल्टीप्लाई हो गई। तो आप इतने थोड़े से चीज के अंदर, इतनी थोड़ी सी सर्विंग के अंदर आप इतनी कैलोरीज ले लेते हैं, और आप उसको समझते हैं कि ये तो हमने सिर्फ एक स्नैक आइटम ही खाया है। तो आप जो है उसके बाद अपना खाना भी कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो बात ये है कि कैलोरीज जब बैलेंस नहीं है तो फिर अल्टीमेटली वो फैट में कन्वर्ट हो रही है और आपको मोटा मोटा कर रही है। और हर तरह से ये फैट जो है वो छोटे बड़े सबके लिए नुकसानदेह है। बच्चों को फ्रेंच फ्राइज खिलाए जाते हैं थोक के हिसाब से कि उनके जो है, क्योंकि हमारे यहाँ माशरे में एक ये भी प्रॉब्लम है कि बच्चा अगर एक्टिव और दुबला पतला है तो उसको समझा जाता है वो कमजोर है। तो उसको मोटा करने के लिए फ्रेंच फ्राइज खिलाया जाता है, उसको मोटा करने के लिए बटर खिलाया जाता है, लेकिन ये नहीं समझा जाता है कि आज जो चीज आप खिला रहे हैं वो अगले 15-20 सालों के अंदर आपको नजर आने लगेगी कि इसके डाइटरी पैटर्न क्या था इसका अपने बचपन। तो वो चीज जो है वो फिर बीमारी का बायस बनती है। ओके। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये पूछना है कि रिस्क फैक्टर जो होता है ओबेसिटी का, यानी वार्मिंग वार्मिंग साइन क्या होना चाहिए कि कब हमें वार्न हो जाए कि अब जो है अब मजीद नहीं हमने कुछ भी लिया तो हमारी ओबेसिटी की तरफ हम चले गए। तो ये वार्निंग साइन कुछ इस तरह के होंगे? देखिए, सबसे पहला वार्निंग साइन तो आपका जो है ना वो मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि वो आपका शीशा है। जब आप अपने अपने आईने के सामने आप खड़े होते हैं ना और आपको अपना आप बुरा लगने लगता है तो आप समझ जाएं कि मामला गड़बड़ शुरू हो गया है। और अगर हम मेडिकल टर्म में बात करें तो जब आपका सांस फूलने लगे ना,
तो जी। आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपके साथ प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हो चुकी हैं। जब हम्म। आपके आप कोई काम करना चाहते हैं और आपको थकन का एहसास होने लगा है, यानी इंसान जब मोटा होना शुरू होता है ना, तो उसको अपना आप भी भारी लगने लगता है, उसको उठने जी, बैठने में मूड प्रॉब्लम भी होना शुरू स्विंग्स हो हो जाता जाते हैं, मूड मूड भी स्विंग्स होते हैं। उसके अलावा चिड़चिड़ापन भी बहुत बढ़ जाता है। है। वो बिल्कुल बढ़ जाता है, क्योंकि जब इंसान को अपना आप अच्छा नहीं लगता तो फिर ये टेंट्रम्स तो आते ही हैं, और ये डिप्रेशन का बाइस बनते हैं अल्टीमेटली। क्योंकि जी। जब वजन वाले जो क्लाइंट्स होते हैं मेरे पास जब आते हैं, तो वो ज्यादातर डिप्रेशन का शिकार होते हैं, इसलिए क्योंकि उनको उनको माशरे में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होता ना। तो जब हम्म। उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनको तो सबसे पहले डिप्रेशन से निकालना पड़ता है। और जब ठीक। वो अपने वेट कंट्रोल करते हैं और अपने आप को देखते हैं और उनको लगता है कि हाँ अब हम अच्छे लग रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा ये फैक्टर है ये। तो उसके बाद उनका डिप्रेशन के मामला भी खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आजकल जो है कौन सा एज ग्रुप है वो जो बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी का, जो सबसे ज्यादा देखिए मैं ओबेसिटी आपको आजकल पाई जा रही है? देखिए मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताती हूँ कि हमारे मुल्क में ना, मैं इसको रिलेट करूंगी थोड़ा डायबिटीज से। हमारे मुल्क में डायबिटीज जो है ना वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। एग्जैक्टली। अ, आप इमेजिन नहीं कर सकती कि पहले हमारे यहाँ डायबिटीज का जो वो होता था, एज होती थी कि 50 या 60 के बाद आप डायबिटिक हो रहे हैं। वो एज होते 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 अब हम इस वक्त जो 2022 में खड़े हैं, तो इस वक्त एक 15 से 20 साल के बच्चे को भी डायबिटीज तेजी से हो रही है। ठीक है। अ, इस वक्त 75% लोग हमारे मुल्क में डायबिटिक हैं। ठीक है, ये एक बहुत हम्म। अलार्मिंग सिचुएशन है। अब डायबिटीज जेनेटिकली भी हो जाती है, ठीक है, और हम्म। डायबिटीज जो है वो आपके डाइटरी पैटर्न से भी हो जाती है। तो मामला ये है कि जेनेटिकली भी क्यों हो रही है। सवाल ये है कि जेनेटिकली भी इसलिए हो रही है कि आपके पेरेंट्स में उनके पेरेंट्स से आई है। ठीक है, हम्म। जेनेटिकली तो चीज यही होती है ना। तो जब जीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जीन में प्रॉब्लम डाइटरी हैबिट से आती है। ठीक है, कि हम्म। क्या आपकी डाइट रही, आपके जीन सही ट्रांसलेट हुई कि नहीं हुई, ये तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। तो फिर आगे जाके फिर आपके बच्चों में, फिर बच्चों में इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफर होने लगती है। तो बात यह है कि अगर हमने इस चीज को आज नहीं रोका, तो हमारे जो बच्चे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ये एज कम होती चली जाएगी, फिर 10 साल पे आएगी। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को जो है वो डायबिटीज होना शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त बहुत जरूरत है इस अवेयरनेस की कि हमें अपने बच्चों को जंक फूड से और इन तमाम इस तरह की गजा से जो है वो बचाकर चलना है। गो कि ये एक बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग मरहला हो गया है इस वक्त मदर्स के लिए, कि आप जो है बिल्कुल। वो अपने बच्चों को इन चीजों से बचा के रखें। लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, और मैं हर प्लेटफॉर्म पे, और मैं आपको भी बहुत इसका जो है वो सहरा जाता है इस चीज का कि आप इस तरह का काम कर रही हैं। तो इसमें लोगों को अवेयरनेस जो है वो दी जा रही है। तो मैं हर प्लेटफॉर्म पे यही बात करती हूँ कि खुदारा अपने बच्चों की सेहत को संभालिए। और इस वक्त तो ये हाल है कि बच्चे जो है वो जाहिर है टेक्नोलॉजी का दौर है, और जिस चीज की जी। मार्केटिंग हो जाती है वो चीज बच्चे जो है उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो हमें किस तरीके से उस चीज से जो है वो बच्चों को बचाना है, और उस पे काम करने की अशद जरूरत है हम सब लोगों को मिलकर, कि हम बच्चों को भी समझाएं, उनके पेरेंट्स को भी समझाएं, खास तौर पे पेरेंट्स को गाइड करें कि ये कितनी नुकसानदेह चीज है, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज बढ़ के हमारे अपने लिए नुकसानदेह हो जाएगी, और फिर 20-25 साल की उम्र बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे होंगे, जो कि आप बिल्कुल। आजकल देख भी रहे हैं। जी बिल्कुल, असल में मैंने एक और चीज पॉइंट नोट किया कि मैंने कुछ यूट्यूबर्स व्लॉग्स देखे, उसमें बकायदा चैलेंजेस वो कर रहे होते हैं, बहुत सारा जंक फूड लेके वो खा रहे होते हैं और बच्चे उनको देख के वो अपना फूड भी उसी लेवल पर करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये है कि फूड इतना ज्यादा हाई कंटेंट का आप ले रहे हो, दूसरा फिजिकल एक्टिविटीज आपकी बिल्कुल जीरो पर है, क्योंकि बाहर आजकल बच्चों को भी नहीं निकला जाता, जैसे पहले खेला जाते थे बच्चे। अब ये सब कुछ ना ही एक्सरसाइजेस वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये चैनल्स भी, इनको भी कुछ इस बारे में सोचना चाहिए कि इस तरह के व्लॉग्स ना बनाए जाएं जिसमें फूड की बिल्कुल बिल्कुल। चैलेंजेस हो रहे हैं। देखिए ना, आप जो भी कोई रेसिपीज के चैनल भी अगर आते हैं, तो आप देखें कि उसके अंदर हेल्दी रेसिपीज की कहीं बात नहीं होती, कि आप बिल्कुल। जो है बहुत मिनिमल होते हैं। कोई हेल्दी कोई खाना बनाना सिखा रहा हो,
जाहिर सी बात है, जब आप उसके अंदर इतना फैट, इतना चीज, हर चीज के अंदर आप पनीर डाल देते हैं, तो वो उसकी कैलोरीज हम्म, इतनी बढ़ जाती हैं, और फिर जाहिर सी बात है टेम्पटेशन तो होती ही है ना, टेम्पटिंग फूड तो होते ही हैं ये। तो फिर आप जो बिल्कुल। है वो उनको कंज्यूम भी करते हैं और अपने घरों में बनाते भी हैं। आज हमारे घरों में कितने घर ऐसे हैं, मेरे ख्याल में अगर हम सर्वे करने निकले तो बहुत सारे लोगों के घरों में पैटर्न चेंज हो गया है खाने पीने का। अब कहाँ बिल्कुल। हमारे घरों में हल्के शोरबे के खाने कहाँ बनते हैं, अगर हम लोकल बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ नहीं इवन बनते। वेज नहीं बनती, सब्जियां वगैरह बहुत कम, बच्चे खाते ही नहीं है। खाते नहीं है, और फिर हम क्या उनको बना दे। ऑल्टरनेट दे देते हैं उसका। जब हम उसको जी, ऑल्टरनेट देते एग्जैक्टली। हैं उनका, तो फिर ये फॉल्ट तो फिर हमारी है ना, कि हम उनको ऑल्टरनेट देते हैं। ऑल्टरनेट देंगे बिल्कुल। तो फिर तो कभी भी वो उस चीज की तरफ कभी भी नहीं आएंगे। और ये सिर्फ बातें नहीं है, मैं आपको बताऊं कि हाँ, बहुत सारे लोग ये सब बातें करते हैं, लेकिन हकीकतन इस चीज को इम्प्लीमेंट अगर आप करने की कोशिश करें तो ये चीज इम्प्लीमेंट हो जाती है। कि अगर आप जी। थोड़ा सा इस चीज को, मतलब असल में पेरेंट्स को भी गाइडेंस की बहुत अच्छा जरूरत है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है कि जो है वो पेरेंट्स के लिए भी इस तरह के अवेयरनेस सेशंस जो हैं वो किए जाएं। और बहुत माजरत के साथ बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारी कैंपेन्स चलाई जाती हैं, और जब वो चलाई जाती हैं तो वो अगेन वो किसी ब्रांड के थ्रू ही चलाई जाती हैं, और उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए चलाई जाती हैं। मैं तो उन चीजों के भी खिलाफ हूँ कि आप उन चीजों को लेकर क्यों आते हैं, आपको क्यों नहीं आप इस चीज को प्रमोट करते कि बच्चे जो है वो रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, ये चीजें कंज्यूम करें, रादर के बिल्कुल। वो एक ऐसी प्रोडक्ट यूज करें जिसके अंदर प्रोटीन को ऐड कर दिया गया है और एक फूड बना दिया गया है, और हम उसकी हम्म। तरफ लेकर जा रहे हैं उनको। और आजकल जी। के बच्चे नाश्ते में सीरियल्स खाते हैं। क्या सीरियल्स की हम्म। क्या क्या वैल्यू है सीरियल्स की, और क्या क्या प्रोसेस, किस प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं, आप उसकी जगह पे आप क्यों नहीं रॉ दलिए की बात करते हैं। नूडल्स, लेकिन पास्ता, ये कॉमन हो गया है, चिकन स्प्रेड हो गई है, ये सब चीजें, यानी मायोनीज से रिलेटेड तो लाजमी उनको होना चाहिए, नगेट्स हो गए। ये वाकई आप सही कह रही हैं कि बहुत ज्यादा गलत वे, रॉन्ग वे है एक तरह से। अच्छा। नगेट्स अगर किसी ने खाने हैं तो कोई इश्यू नहीं है कि आप नगेट्स नहीं खा सकते, आप बिल्कुल नगेट्स खिलाएं। लेकिन आप अपने घर में नगेट्स बना के क्यों नहीं खिलाते? वो जी। ऐसा तो नहीं है कि वो नगेट्स बन नहीं सकते, आप अपने घर में बना के बिल्कुल। खिलाएं वो नगेट्स। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर सवालम, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। एक बच्चा है, ऑलमोस्ट वो 18 इयर्स का होने वाला है। मदर्स ठीक है। उनकी, उनका ये सवाल था कि वो शुरू से पहले जब वो हुआ था उस वक्त उसका एज कमजोर था, तो लोग बड़ा हम्म। मजाक उड़ाते थे कि इनकी तो कमर ही ऐसी है और ये है। तो ये कह रही है कि हम्म। उन्होंने फिर उसको जो है वो, ये होते हैं शहद और कच्चा अंडा और वो जो खिला के उनको, माशाल्लाह उन्होंने उसको ऊपर डाइट का इतना वो किया कि अब वो 90 से अबव, यानी अब वो 18 साल का है तो 100 से अबव जो है वो केजी में चला गया है। तो अब वो हम्म। उसको किस तरह से लाएं वापस, क्योंकि एक तो एज उसकी इस तरह की है कि वो ईटिंग हैबिट्स कम नहीं हो सकती हैं, जाहिर बात है, क्योंकि क्रेविंग रहेगी उस बच्चे की और लड़का है। तो वो किस तरह से जो है उसकी हैबिट्स को खत्म करें और उसकी ओबेसिटी कम करवाएं। अच्छा जी। इसके अंदर जो है देखें, ये यही मैं बात पहले भी कर रही थी और मैं दोबारा भी यही बात कहूंगी कि पेरेंट्स ही का कसूर होता है जो इस तरफ लेकर आते हैं बच्चों को। ये बड़ा एक मुश्किल मरहला है। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि ये बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। सारा जो खेल है ना वो माइंड माइंड गेम है ये। आपको ऐसे बंदे की या ऐसे बच्चे की आपको कुछ विजिट्स कराने पड़ते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, आपको जरूर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका माइंड मेकअप करेगा सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। एक 18 साल का बच्चा जिसकी इस वक्त डिमांड ही खाना है, ठीक है ना, उसको आप किस तरह आप उसकी डाइटिंग कराएंगे, उसके टेंट्रम्स आने लगेंगे, ठीक है, आप बिल्कुल। उसका मुंह खराब होने लग जाएगा, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अब इस लेवल पे 18 साल की उम्र के बच्चे की जहनीत कच्ची होती है। उसको नहीं हम्म। पता कि उसके लिए क्या फायदेमंद है और क्या उसके लिए नुकसानदेह। हाँ, अगर मैं कहूँ कि वो 30 साल का है तो हाँ, इस लेवल पे आके आप कह सकते हैं कि ठीक है, वो समझ जाएगा कि मेरी सेहत मेरे लिए कितनी जरूरी है। लेकिन 18 साल के बच्चे को इस तरफ लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में तो उसमें आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा पहले, और जब वो इस बात के लिए रजामंद हो जाए कि हाँ मैं राजी हूँ ये चीज करने के लिए, तो फिर आपको उसकी डाइट रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी उसकी मर्जी के साथ। अदरवाइज आप उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई ठीक है। 2 साल का बच्चा नहीं है। तो आपको माइंड ठीक। मेकअप करना पड़ेगा, उसको खेलों में लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सरसाइज की तरफ लेकर आए, फिर आप डाइट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट उसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, देन उसके बाद जो है वो न्यूट्रिशन के पास लेकर जाएं ताकि वो उसका डाइट प्लान बना कर दे।
जी जी बिल्कुल, साइकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट दोनों उसका माइंड मेकअप करेंगे पहले। ओके। अच्छा, डॉक्टर ज़ुबाला, मुझे एक और भी सवाल पूछना था कि आप बहुत से एक खातून है, वर्किंग वुमेन है, उनका मेरे पास एक क्वेश्चन था कि वो हार्डली जो है सारे दिन कुछ खाती हैं, ठीक है? लेकिन जो है उसके बावजूद वो मोटी हैं। तो इसकी वजह क्या है कि वो मुश्किल से ब्रेकफ़ास्ट भी बहुत हल्का-फुल्का करती हैं, दिन भर वो कुछ नहीं खाती, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो वेट है 80 प्लस है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? जी, ज़ुबाला। जी, तो इसमें ये है कि अ, देखें, जब आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं डालते ना तो गाड़ी नहीं चलती। हमारी बॉडी जो है ना उसका भी एक मैकेनिज्म है। हम कब कहते हैं कि हमारा फैट बर्न होता है? हम जब कहते हैं ना कि जब फैट के जितने भी एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में डिपॉजिट हुआ हुआ है उसको हमें बर्न करने की जरूरत है, यानी उसकी डिपोजिशन को खत्म करने की जरूरत है। तो वो खुद ब खुद तो खत्म नहीं होता, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म तो मुसलसल चलता रहता है, हमारी बॉडी तो मुसलसल वर्किंग में है। जब हम सोते हैं तो क्या हमारा दिल बंद हो जाता है? जब हम सोते हैं तो क्या हमारे जो है वो खून जो है वो दौड़ना छोड़ देता है हमारे जिस्म में? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो हमारी बॉडी के सारे मैकेनिज्म्स चल रहे होते हैं उस वक्त, ठीक है? तो ये सारे मैकेनिज्म्स चलने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। और जब एनर्जी हमारी बॉडी में नहीं होगी, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी जनाब? वो फूड से आएगी। जब वो फूड हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमारी बर्न करने वाला जो सिस्टम है, फैट को बर्न करने वाला जो सिस्टम है, वो चलेगा ही नहीं। जब वो चलेगा नहीं तो आपका जो फैट बॉडी के अंदर मौजूद था वो फैट ऐसे ही रहेगा। तो ये बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है, ये मिथ है, ये बिल्कुल मैं कहती हूँ उसको कि ये बिल्कुल अहमकाना सोच है कि आप जो है वो भूखे रहेंगे तो आप दुबले हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग भूखे रहते हैं उनका वजन जो है वो कम नहीं होता, बल्कि वो उल्टा उनका मामला शुरू हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो लोग नाश्ता छोड़ते हैं वो ज्यादा मोटे होते हैं एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो लोग नाश्ता करते हैं। इसलिए कि जब आप खाते हैं तो आपकी बॉडी को उन उस सिस्टम को चलाने के लिए बॉडी को जरूरत है खाने की। खाना ही नहीं है तो वो फैट कहाँ से घुलाएगा? वो घुलाने के काबिल ही नहीं है जिसम, क्योंकि ताकत ही नहीं है उसके अंदर। तो इसीलिए भूखा तो किसी सूरत में भी नहीं रहा जाता। फाका कशी जो है वो अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। अल्टीमेट सोल्यूशन है पोर्शन कंट्रोल। आप सब कुछ खाएं, आप चावल भी खाएं, आप रोटी भी खाएं। मैं अपने तमाम क्लाइंट्स के वजन कम कराती हूँ चावल, रोटी, केले और मैंगो शेक, इन तमाम चीजों से वजन कम कराती हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको एक खास कॉम्बिनेशन में चीजें इंटेक करनी पड़ती हैं। आपको एक खास टाइम पे चीजें इंटेक करनी पड़ती हैं। मैं तो कभी ब्राउन ब्रेड अपने क्लाइंट्स को बोलती भी नहीं हूँ। मैं व्हाइट ब्रेड बोलती हूँ, हाँ ठीक है आप वो वाली ब्रेड खाएं, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको कहूँ उस तरीके से आपने उसको इंटेक करना है, क्योंकि वो एक खास तरीका होता है कि आपने किस वक्त में क्या चीज लेनी है और कितनी लेनी। आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट जो है उसको आदत हो जाती है और वो ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो जाता है इसमें कि हाँ भाई अब हमें समझ में आ गया कि हमें किस तरीके से चीजों को पोर्शन में कंट्रोल करके चलना है। उनको समझ ही नहीं आती, वो समझते हैं खाना छोड़ना जो है वो सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन नहीं है। उससे तो आप और बुरी तरीके से जो है वो डिप्रेशन में जाएंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर ज़ुबाला। आज जो है हम यहीं पर ही अपने टॉपिक का जो है वो एंड करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंथी है, तो हम इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्द कवर करेंगे। इसके साथ ही मुझे अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो के जो कमेंट सेशन में है आप मुझे लिख सकते हैं। हम ज़रूर इसका जवाब देंगे आपको। इसके साथ ही मुझे अपनी होस्ट नजमा सार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।